with their nails done now. हे गाइस, इट्स मी आरएस के और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आयरन मैन एक्सट्रीमिस्ट का सेकंड इशू। हाँ, मुझे पता है मुझे इस पहला इशू डाले हुए कई महीने हो गए, तो इसलिए हम पहले थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। पहले इशू में हमने देखा कि जो डॉक्टर किलियन होते हैं वो प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट को किसी के गलत हाथों में पहुंचा देते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि सीबीआई या बाकी बड़ी बड़ी संस्थाएं उनके पीछे आएगी तो वो सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ टोनी किसी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, और जब वो इंटरव्यू ख़त्म करता है तो सूटअप करके मतलब जब जा रहा होता है तो उसे माया हैंसन का कॉल आता है और वो उन्हें क्लियन की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करती है। तो जवाब में आयरन मैन माया हैंसन से मिलने के बारे में बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट का इफेक्ट शुरू हो चुका था। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोनी अपनी कंपनी के सदस्यों व इन्वेंटर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, जहाँ वो लोग उसे उसके प्राइवेट जेट के अपग्रेड के बारे में बता रहे थे और अपने नई इन्वेंशन के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, टोनी हमने एक नया फ़ोन इन्वेंट किया है जिसे हम अभी तो स्टार बूम के नाम से बुला रहे हैं, पर इस फ़ोन में ब्रॉडबैंड एक्सेस भी है जो एक MP3 को 30 सेकंड में डाउनलोड कर सकता है, और तुम इसे किसी भी कंप्यूटर, वाईफाई, ब्लूटूथ, USB या फायरवॉल से कनेक्ट कर सकते हो। कतई जहर इन्वेंशन है, नोकिया पाँव पकड़ेगा हमारे। वैसे ही देखो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कॉमिक 2005 से 7 के बीच में सेट है, तो उस टाइम पे ऐसा फ़ोन होना भी बड़ी बात थी। एनीवे, अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद टीम के मेंबर्स टोनी से कहते हैं, वेल टोनी, ये बात है सबसे कठिन पार्ट जिसके कारण तुम हम पर चला भी सकते हो, पर एक CEO को उसके ऑफिस में आना चाहिए। आफ्टर ऑल स्टार्क इंडस्ट्रीज स्टार्क के बिना कुछ नहीं है। तुम चाहो तो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, पर फिर तुम्हें CEO किसी और को बनाना पड़ेगा। इस पर जवाब में स्टार्क कहता है, और मेरा कंट्रोल जाते ही हम सीधा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेंगे। हमने अभी अभी तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फ़ोन इन्वेंट किया है, अब हमें मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या ज़रूरत। इसके जवाब में स्टार्क के एम्प्लॉयज़ कहते हैं, टोनी, ये चीज़ें अगले 3-4 सालों के बाद हमें अच्छा पैसा देगी, पर फिलहाल के लिए मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, और अगर तुम इन चीज़ों को भी चलाना चाहते हो तो तुम्हें अपने गैरेज से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर तुम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हो तो तुम्हें किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी, तुम ये अकेला नहीं कर सकते। इसी के साथ टोनी अपनी मीटिंग को बंद कर देता है और फ्यूचर फार्म पहुंचता है, जहां माया हैंसन उसका वेट कर रही थी। माया हैंसन टोनी को देखती है, उसके गले लग जाती है और टोनी को कहती है कि डॉक्टर किलियन ने उसके प्रोजेक्ट को चुरा लिया और पता नहीं किसे दे दिया, और टोनी को इंसिडेंट की डिटेल बताते हुए माया उसे डॉक्टर के ऑफिस की तरफ भी ले जाती है, जहाँ पहुँच माया टोनी को बताती है कि पुलिस आकर चली भी गई पर वह किसी भी तरह का डेटा ट्रेस नहीं कर पाए। तो टोनी अपने एक टेक एक्सपर्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाकर उसे सारी डिटेल्स मांगता है, और वहीं माया टोनी से कहती है, लोग तुम्हें प्ले बॉय तो कहते हैं, पर ऐसी टेक देखकर लगता नहीं कि कोई लड़की आएगी तुम्हारे पास। वेल, इस टेक के कारण बहुत सारा पैसा आता है, तो शायद उसके कारण काम चल जाता है, टोनी जवाब में कहता है। तो माया कहती है, क्लास वाली लड़कियाँ, ऐसी वैसी नहीं। तो टोनी इस सवाल को डॉज करते हुए कहता है कि चलो उस साल से मिल के आते हैं, और कहता है वो अभी भी उसी खाड़ी एरिया में रहता है और साल तुम्हें भी अच्छा फील कराता, तो चलो उससे मिल के आते हैं। इसके बाद टोनी और माया साल के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूस्टन में FBI ऑफिस के बाहर हमें एक वैन जाती हुई दिखाई देती है, और वहीं दूसरी तरफ टोनी और माया साल के घर के पास पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते हुए माया टोनी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसका नाम जैक डैनियल था। तभी साल दरवाज़ा खोलता है और उन्हें अंदर बुलाता है और उन्हें उनके वर्क के बारे में पूछता है, और स्टार्क के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानने के बाद कहता है, वेल, टेक्नोलॉजी के कारण हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, और अगर तुम्हें सब कुछ अच्छा ही करवाना है तो मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो टेक्नोलॉजी से योगा करवाता है। टोनी, तुम फ्यूचर देख तो रहे हो पर फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो। हम एक बायोलॉजिकल बॉडी में फंसे हुए हैं जो एक समय के बाद गिव अप कर देगी। वहीं दूसरी तरफ हम एक्सट्रीमिस्ट सब्जेक्ट को वैन से उतरता हुआ देखते हैं जो FBI हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ साल अपने ड्रग्स एडवेंचर का वर्णन कर रहा था, और वह एक्सट्रीमिस्ट सब्जेक्ट FBI हेडक्वार्टर्स में एंटर कर चुका था, जब बैकग्राउंड में साल का नरेशन चलता रहता है जो कहता है, जब तुम इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो तो यह मेमोरी में अपना प्लेस बना लेती है। लाइक DMT लेने के बाद 60% बंदों को सेम हेलुसिनेशन होते हैं। साल के शब्द के साथ साथ सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था, और नरेशन आगे बढ़ता है, शायद DMT से हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की बॉडी को चेंज कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को गार्ड्स रोकते हैं, पर वो एक मुक्के में दोनों गार्ड्स को ख़त्म कर देता है।
और साल अपना नरेशन आगे बढ़ाते हुए कहता है, ड्रग्स टेक्नोलॉजी है टोनी। मानव विकास की शुरुआत से ड्रग्स हमारी ज़िंदगी का पार्ट रही है। तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट भी तो एक तरह का ड्रग्स ही है। वही दूसरी तरफ सब्जेक्ट एक के बाद एक गार्ड्स को ख़त्म कर रहा था। वही साल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में है माया। सुपर सोल्जर टाइप प्रोग्राम, वो सिर्फ कैप्टन अमेरिका पर ही काम कर पाया और बाकी सब पर यह फार्मूला सही से काम नहीं कर पाया। और इस फार्मूला से कोई दिक्कत होती है तो तुम दोनों ट्रबल में हो। वही दूसरी तरफ वो सब्जेक्ट गार्ड्स को एक के बाद एक ख़त्म करे जा रहा था और साल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि टोनी तुम्हारे पास पावर है और पैसा भी, पर ये इनफ नहीं है। और माया, तुम टोनी की पोजीशन में जब पहुंचोगी तो तुम क्या करोगी? तो माया जवाब में कहती है, मैं कैंसर का क्योर ढूंढूंगी। और टोनी कहता है, मैं तो अपने सूट को अपग्रेड करने के बारे में सोचता हूँ। तो साल कहता है कि एक आदमी को आयरन मैन सूट में मारना मुश्किल होगा, पर अगर तुम्हारे सूट की टेक्नोलॉजी उन्हें पता चल गई तो ये उतना भी मुश्किल नहीं होगा। तभी साल माया की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि वो मिलिट्री के लिए काम करती है ताकि वो कैंसर जैसी बीमारी के लिए फंडिंग प्राप्त कर सके, पर तुम आयरन मैन सूट पर काम क्यों करते हो? और दूसरी तरफ सब्जेक्ट एक के बाद एक गार्ड्स को मारे जा रहा था और एक झटके में उसने अपने मुंह से फायर थ्रो की और वहाँ पे बचे हुए लोगों को भी जला दिया। तभी अपने रास्ते में आए हुए लोगों को मारते हुए सब्जेक्ट लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है। वही दूसरी तरफ साल, टोनी एंड माया की चैट चालू थी कि तभी उन दोनों को कॉल आता है और न्यूज़ देखकर उन्हें सिचुएशन का पता चल जाता है, जहाँ विटनेस इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ पर बता रहे थे। और उनकी बातें सुनकर माया को पता चल जाता है कि ये काम एक एक्सट्रीमिस्ट सब्जेक्ट का है और वो टोनी को ये सब बता देती है। तो टोनी अपनी सिक्योरिटी से कांटेक्ट करता है और एक प्लेन बुक करने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ सब्जेक्ट वापस उसी वैन में बैठ जाता है जहाँ उसके दोस्त उस बंदे से उसके बारे में पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो मालन कहता है, मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ। और इस तरह हमें पता चला कि सब्जेक्ट का नाम मालन था। तो गाइस, मुझे पता है मैंने काफ़ी लंबा टाइम लिया, पर कुछ रीज़न थे जिनके बारे में अब क्या ही बताऊँ। खैर, ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आपकी मर्जी। गुड बाय।